वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 के अगले चैप्टर की, और वो है बायो एनर्जेटिक्स। तो इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पूरे वीडियो में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी को जब हम समझते हैं तो उससे पहले हमको ये तीन चीजें समझनी पड़ती है: फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी। लेकिन एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी को समझने से पहले हमें एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन समझना पड़ता है। एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन किसका पार्ट है वो हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो ये पूरा जितना आपके सिलेबस की पूरी लाइन है, ये जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, एंडरगोनिक, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये जितना बड़ा लाइन है इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। आपको एक कंसेप्ट बताना है इसमें कि फ्री एनर्जी होती क्या है, ठीक है, और इसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, और इससे हम क्या पता लगाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल पे क्यों हो रही है? टू प्रोड्यूस द एनर्जी और टू स्टोर द एनर्जी। दो तरीकों करने के लिए, या तो एनर्जी बनाने के लिए, या अगर एनर्जी है तो उसे स्टोर करके रखने के लिए कि वो फ्यूचर में काम आए। इसलिए एक रिएक्शन जो है वो एंडरगोनिक रिएक्शन है, और एक जो है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन। इस पूरे कंसेप्ट को, जो कि हमारी सेल के अंदर चलेगा, जब कोई एनर्जी जो एक्स्ट्रा है हमारी सेल में वो स्टोर हो रही है, या जब हमको जरूरत पड़ रही है और उस एनर्जी को हमको दे रिलीज करना पड़ रहा है, इस पूरे कंसेप्ट को हम थर्मोडायनेमिक बेसिस पे समझते हैं। इसलिए हमको ये रिलेशनशिप बताना पड़ता है फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में। तो ये एक ओवरऑल ब्रीफ मैंने आपको समझाया। यहाँ पे हम वन बाय वन सभी कंसेप्ट को लेते हुए चलेंगे और इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि ये है क्या चीज। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है वाइल एक्सप्लेनिंग, तो आप आखिरी तक सुनिएगा तो आपको ये चीज जरूर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी कि ये कंसेप्ट है क्या चीज। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहली लाइन, और वो है कि बायोएनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है। हमारे टॉपिक का नाम ये है और इससे क्या मतलब है। तो बायोएनर्जेटिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? बायोएनर्जेटिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं बायोएनर्जेटिक्स और बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स। बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स इट मींस द केमिकल रिएक्शन जो कि बायोलॉजिकल लेवल पे हो रही है। यहाँ पे बायोलॉजिकल लेवल से मतलब है सेल में, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि सेल में हो रही है उसकी थर्मोडायनेमिकली स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? बायोएनर्जेटिक्स कहलाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट में आपने 11th या 12th में जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लगभग वही पूरा का पूरा कंसेप्ट है, लेकिन वहां पे हम केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं, और वो कैसी केमिकल रिएक्शन होती है जो कि लेबोरेटरी में होती है या कहीं और होती है। यहाँ पे हम वही चीज जो है सेल में होने वाली केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इससे मत समझिए कि ये लिखा क्या है और ये कौन सा कंसेप्ट नया आ गया है। ये कोई भी नया कंसेप्ट नहीं, ये आप पढ़ा हुआ कंसेप्ट है आप लोगों का। तो बायोएनर्जेटिक्स बायोलॉजिकल लेवल पे होने वाली केमिकल रिएक्शन की थर्मोडायनेमिकल स्टडी है। ठीक है, इस स्टडी में हम क्या पता करते हैं? द एनर्जी चेंज एक्यूपाइंग द बायोकेमिकल रिएक्शन। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब सेल में होने वाली रिएक्शन के दौरान होने वाली एनर्जी में क्या चेंजेस हुआ। ठीक है, सेलुलर लेवल पे उस एनर्जी में क्या चेंजेस हुआ। तो अल्टीमेटली अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं मतलब हम स्टडी ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना मतलब कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से जो है वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, और वो कैसे हो रही है? एट द सेलुलर लेवल या बायोलॉजिकल लेवल। ठीक है, वही स्टडी करना हमको जो है इस कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस चीज को पढ़ रहे हैं। तो यहां से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि बायोएनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। बायोएनर्जेटिक्स सेलुलर लेवल पे
किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या एनर्जी चेंजेस हुए हैं उसकी स्टडी करना होता है। ठीक है, इसको हम बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी इसलिए बोलते हैं। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये बार बार आएगा, और ये क्या चीज है और कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसी के बेस्ड पे हमारा फ्री एनर्जी कंसेप्ट भी है, इसी पे बेस्ड हमारा एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप भी है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, सेल में होने वाली केमिकल रिएक्शन की थर्मोडायनेमिकली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी चेंजेस हो रहा है। एनर्जी चेंजेस हो रहा है मतलब क्या होगा, या तो एनर्जी बनेगी या फिर एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। एनर्जी स्टोर हमारे बॉडी में कहां पे हो, हमारी सेल में कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनाई जाती है, वहीं पे स्टोर रहती है, पावर हाउस बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो सेलुलर लेवल पे कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो उस पर थर्मोडायनेमिक फंक्शनिंग अप्लाई होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम बढ़ते हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। क्योंकि हमने अभी बोला कि मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट पे ले जा रहा हूं, है ना, मैं शुरुआत वहां पे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है दिखने में जो टिपिकल लगता है ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। ठीक, आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, दो तीन तरह के लॉ पढ़े होंगे आपने। ठीक है, तो हम यहाँ से पहला लॉ और दूसरा लॉ ही हमारे लिए काम का है, थर्ड लॉ काम का नहीं है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक्स का, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। हम ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका स्वरूप चेंज कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बना भी नहीं सकते और हम उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। दैट्स अ कंसेप्ट, ये आप सभी को पता है। ठीक है, इट मींस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि किसी भी सिस्टम, अब यहाँ पे सिस्टम बहुत बड़ा वर्ड है एक्चुअली। सिस्टम हम किसको बोलते हैं, ठीक है, तो मैं इसको भी आपको बताता हूं, पहले लाइन कंप्लीट कर दो। द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स सराउंडिंग। मतलब वो जिस सिस्टम पे एनर्जी पे हम जिस सिस्टम की एनर्जी पे हम बात कर रहे हैं उसकी टोटल एनर्जी जो है वो बराबर रहेगी, वो कभी ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी। ठीक है, बैलेंस रहेगी। समझ में आ गई बात। अब सिस्टम से क्या मतलब है, मैंने आपको भी बताया, पूछ रहा था और हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम का मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स में वो चीज होती है, वो चीज होती है जो कि जिसपे कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लाई किए जाते हैं। सीधी सिंपल सी बात है। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है और बहुत बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली या कोई भी सेलुलर लेवल पे होने वाली किसी एक केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे या दो केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे, और उन एक या दो केमिकल रिएक्शन पे, हमारे सेलुलर लेवल पे तकरीबन लाखों रिएक्शंस होती है एट अ टाइम, हम उस पे से सिर्फ एक या दो केमिकल रिएक्शन पे जब कोई लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो वो दोनों केमिकल रिएक्शन उस वक्त के लिए सिस्टम कहलाएगी। समझ में आ गई बात। तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सिस्टम का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है कि वो चीज जिसपे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किए जाते हैं, जिन पे कि हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये बहुत कुछ भी हो सकती है, हम पूरी सेल की स्टडी भी कर सकते हैं, ऑर्गन भी ले सकते हैं, टिश्यू भी ले सकते हैं, बॉडी भी ले सकते हैं। हमारी बॉडी एक सिस्टम है और इसमें बनने वाली एनर्जी और यूटिलाइज होने वाली एनर्जी टोटल का बैलेंस होना चाहिए, तो फर्स्ट लॉ बराबर है हमारा। समझ में आ गई बात। अब आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो रूम भी एक सिस्टम हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, आपका सिटी भी हो सकती है, आपका स्टेट, आपकी कंट्री और पूरा यूनिवर्स। तो मतलब हम एक छोटे से लेवल से लेके पूरे यूनिवर्स तक को भी सिस्टम बोला जा सकता है। तो सिस्टम इसलिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो सिस्टम हम कहाँ बोलते हैं, जो वो चीज जिसके कि हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को अप्लाई करते हो। ये इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना कि सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब जिसपे हम थर्मोडायनेमिक्स का लॉ अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट। जिसपे भी हम थर्मोडायनेमिक्स का लॉ अप्लाई कर रहे हैं वहां पे उसके अंदर की टोटल एनर्जी जो है वो बराबर रहेगी, इंक्लूडिंग सराउंडेड, उसके आसपास की चीजों के साथ साथ। वो
कम ज्यादा नहीं होगी, वो बैलेंस रहेगी। इसका मतलब ये कि यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो बराबर रहती है, टोटल एनर्जी जो है वो बराबर रहे। ठीक। फर्स्ट लॉ इज नॉट मच हेल्पफुल, लेकिन फर्स्ट लॉ के कुछ ड्रॉबैक है। फर्स्ट लॉ क्या नहीं बता पाता? फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाता कि कौन सी रिएक्शन होगी। वो ये तो बता रहा है कि ऐसी रिएक्शंस होगी जिससे कि सिस्टम की एनर्जी ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी, बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वो ये नहीं बता पाता, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का ये नहीं बता पा रहा है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कि अपने आप हो जाएंगी यूनिवर्स में, सिस्टम में, जिनको हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पॉन्टेनियसली अपने आप होने वाली रिएक्शन। समझ में आ गई बात? यहाँ पे हम आइस क्यूब जैसे बोल रहे हैं, वाई व्हाट प्रिवेंट मेल्टिंग आइस क्यूब फ्रॉम स्पॉन्टेनियस फ्रीजिंग। ऐसा क्यों नहीं होता है कि अब भैया हम मान ले कि ये आइस क्यूब जो है वो एक सिस्टम है हमारा, तो हम इस पे थर्मोडायनेमिक का लॉ अप्लाई करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक का लॉ अप्लाई हुआ तो सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये मेल्ट होके पानी तो बन जा रहा है, लेकिन ये वापस बर्फ तो नहीं बन पाता, ये फिजिकल नहीं है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इससे मतलब नहीं है, वो ये बोलता है कि रिएक्शन कैसी भी करो, आप बर्फ को मेल्ट करके पानी बनाओ, और फिर वो तो ये भी मानने को तैयार है कि ये पानी जो पिघल गया है ये वापस से बर्फ बन जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो यही जो है फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक है, वो ये चीज नहीं बता पाता कि कौन सी फिजिबल, कौन सी नॉर्मली होने वाली रिएक्शंस हैं यूनिवर्स में जो कि होती हैं और जिसके कारण किसी सिस्टम की एनर्जी जो है वो बनी हुई रहती है, कांस्टेंट होती है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई डजंट वाटर फ्लो अप फिल। हम झरने में से देखते हैं कि पानी जो है वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन लेकिन ऐसा तो हम नहीं देखते कि झरने का पानी नीचे से ऊपर चढ़ रहा जा रहा हो। लेकिन फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि भैया ये वाली रिएक्शन नहीं होगी कि पानी नीचे से ऊपर हो जाए। वो तो कहता है कि कुछ भी करो, आप ऊपर से नीचे गिरा है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा और बराबर एनर्जी होना चाहिए। उसका तो एक सीधा सीधा सा फंडामेंटल है कि एनर्जी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमें इससे मतलब ही नहीं है कि ये रिएक्शन हो भी सकती है या ये प्रोसेस यूनिवर्स में, सिस्टम में हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि इस किसी सिस्टम में, किसी यूनिवर्स में कौन सी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली, इसका मतलब ये कि अपने आप हो सकती है, कौन सी नेचुरल होगी, है ना। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि बर्फ जो है हम उसे फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो वो पिघल के बर्फ पानी बन जाएगा, ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये कैसे पता लगाएंगे कि ये वाली रिएक्शन जो है वो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं? तो इसको पता करने के लिए सेकंड लॉ जो है वो जनरेट किया गया, और सेकंड लॉ ही हमारे इस पूरे कंसेप्ट का कोर है। ठीक है, हमने फर्स्ट लॉ क्यों पढ़ा? वो इसलिए पढ़ा क्योंकि सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। बाकी हमको फर्स्ट लॉ कहीं समझाना नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ ये समझ, यहाँ पे समझने के लिए हमने फर्स्ट लॉ लिया है। हमारे लिए काम की चीज जो है वो कौन सी है? सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ ये बताने में सक्षम है कि इस यूनिवर्स में या किसी भी सिस्टम में कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि स्पॉन्टेनियसली होगी। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? स्पॉन्टेनियसली का मतलब समझ गए ना, अपने आप होने वाली रिएक्शन। सो ओनली दोज इवेंट्स दैट रिजल्ट्स इन द नेट इंक्रीज इन द डिसऑर्डर विल अकर स्पॉन्टेनियसली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरी यूनिवर्स में या किसी सिस्टम में, अब मैं यूनिवर्स बोल रहा हूं मतलब ब्रह्मांड है ना, है ना। अब ब्रह्मांड भी एक सिस्टम है, और मैं कोई सिस्टम बोल रहा हूं मतलब कोई एक नॉर्मल सी केमिकल रिएक्शन भी है। तो कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो कब अपने आप होगी? वो तब होगी जबकि उसका नेट रिजल्ट जो है उसके डिसऑर्डरनेस को क्या करे? बढ़ा दे। अब डिसऑर्डरनेस क्या है? डिसऑर्डरनेस का मतलब है कि उसके बिखराव को बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल, आइस क्यूब जो था वो पानी में कन्वर्ट तो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आइस तो जो है सॉलिड है, वो एक ऑर्डर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर शेप फॉर्म में बना हुआ है। लेकिन वो जैसे ही पानी बनेगा वो डिसऑर्डर बढ़ जाएगी, मतलब उसका बिखराव होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे और पानी बनाएंगे। तो मतलब बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना
डिसऑर्डरनेस को बढ़ा रहा है। किसकी डिसऑर्डरनेस बढ़ा? डिसऑर्डरनेस मतलब बिखराव, है ना, बिखरेगा। पानी से भाप बनेगी तो और ज्यादा बिखराव हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस यूनिवर्स में या किसी सिस्टम में अपने आप होती हैं जो कि बिखराव को बढ़ाती हैं। ठीक है, यही सेकंड लॉ बोलता है और यही हमारा कंसेप्ट है फ्री एनर्जी का, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, द टोटल एंट्रोपी, अब ये एंट्रोपी वर्ड अभी हम समझेंगे, व्हाट इज एंट्रोपी। द टोटल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम मस्ट इंक्रीज फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर। ये बोल रहा है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए अगर उसमें कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी मतलब वो हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, करनी पड़ेगी तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, सारा खेल एनर्जी का ही है। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज। इसका कहने का मतलब है कि जब भी कोई अपने आप रिएक्शन होगी तो उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस बढ़ना, या हम बोले कि एंट्रोपी का मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डरनेस बढ़ना। तो यहां से आपको दोनों लॉ क्लियर हो गए होंगे। ये लॉ आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लॉ हमको ये बताने में सक्षम नहीं था कि कौन सी रिएक्शन अपने आप होगी। सेकंड लॉ ने ये बताया कि वो रिएक्शन अपने आप होंगी इस पूरी यूनिवर्स में या किसी सिस्टम में, ठीक है, जिससे कि एंट्रोपी जो है सिस्टम की बढ़े। एंट्रोपी बढ़े मतलब कि बिखराव बढ़े, डिसऑर्डरनेस बढ़े, वो अपने आप होंगी। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बर्फ का पानी बनना, इससे बिखराव हुआ वाटर मॉलिक्यूल का, तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी इसलिए हुई। लेकिन पानी से बर्फ नहीं बनेगा जब तक आप उस पर कोई स्पेशल फोर्स अप्लाई ना कर दे। मतलब उस पानी को उठा के जब तक आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तब तक वो स्पेशल कंडीशन में ही बर्फ बनेगा, अपने आप नहीं बनेगा यूनिवर्स में। ठीक है, पानी को थोड़ी देर रखा रहेंगे तो वो उड़ जाएगा, भाप में बन जाएगा। लेकिन भाप को पानी में कन्वर्ट करना है तो हमको उसको ठंडा करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो ही वो बर्फ भाप जो है वो ठंडी होकर पानी में बनेगी। ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होने वाली रिएक्शन नहीं है, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तब वो अपने आप होने वाली रिएक्शन नहीं है। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट बताता है। एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी कंसेप्ट पूरा यही है। ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमको चूंकि तीनों में रिलेशनशिप बनाना है, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ठीक है, और इसके साथ साथ हम समझते चलेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन और एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो एंथैल्पी में आपको ये एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन कंसेप्ट आ जाएगा। एंथैल्पी का मतलब क्या है, अब देखिएगा, है ना, दोनों चीजों में फिर से कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ। एंथैल्पी क्या है? डिफाइन एज द सम ऑफ द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है फिर, जो अभी हम बोल रहे हैं फ्री एनर्जी कंसेप्ट। फ्री एनर्जी कंसेप्ट भी फ्री एनर्जी है किसी भी सिस्टम की। अब दोनों एनर्जी है एक ही सिस्टम में, दो अलग अलग तरह की एनर्जी कैसे? तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास बहुत सारी जायदाद है, घर है, जमीन है, बैंक बैलेंस है, सोना है, चांदी है। तो ये आपकी एंथैल्पी है, टोटल एनर्जी। किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो एंथैल्पी कहलाती है। लेकिन इस पूरी जायदाद में से आप एट ए टाइम कितना पैसा खर्च कर पाएंगे? पूरा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ तो जो है वो सॉलिड एसेट्स हैं ऐसे, जैसे हम जमीन को एकदम से कैश इन कैश नहीं कर सकते, हम गोल्ड को नहीं कर सकते, हम गोल्ड को इन कैश नहीं कर सकते एकदम से। तो इस तरीके से हम जो पैसा हमारे हाथ में है खर्च करने के लिए वो फ्री एनर्जी है सिस्टम, और जो टोटल आपके पास जायदाद है वो आपकी एंथैल्पी। ये दोनों कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। तो आपको ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है फिर पूरे कंसेप्ट। ठीक है, दोनों ही एनर्जी है एक सिस्टम की। कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, एंथैल्पी भी एक किसी पर्टिकुलर सिस्टम की टोटल एनर्जी है। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है या फ्री एनर्जी क्या है? फ्री एनर्जी भी उस सिस्टम की एनर्जी, लेकिन दोनों एनर्जी में डिफरेंस क्या है? एंथैल्पी टोटल एनर्जी है और फ्री एनर्जी जो कि काम करने के लिए उपयोग हो वो एनर्जी।
वो एनर्जी नहीं है जो कहीं पड़ी होगी और हमारे एकदम से काम नहीं आ सकती। ठीक है, तो वही आपकी जायदाद और आपके हाथ में कितना कैश है, इससे आप इस दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं और ये टोटल एनर्जी के बराबर होती है उसकी, और डिपेंड होती है किस पे, उसके प्रेशर और वॉल्यूम पे, सिस्टम के, है ना, क्योंकि एनर्जी जो है उससे थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है प्रेशर वॉल्यूम से, एंड प्रोडक्ट ऑफ इस प्रेशर एंड द वॉल्यूम, इसलिए हम यहाँ पे पीवी लिखे हुए। लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना है कि उसमें कितनी एनर्जी होती है, हमको तो ये पढ़ना है कि उसकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ। ऐसा क्यों पढ़ना भैया? क्योंकि हमने शुरू में यही बोला है। शुरू में जब मैंने आपको बायोएनर्जेटिक्स का डिफरेंस बताया तो हमने ये बोला, मैं वापस आपको उस डेफिनेशन पे लेता हूं, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस, एनर्जी में क्या बदलाव हुआ ये हमको पढ़ना है ना। एनर्जी कितनी है ये नहीं पढ़ना, कितनी भी हो हमें उसमें क्या बदलाव हुआ ये पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पे डेल एच लिख रहे हैं। तो एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं, और चेंज इन द एंथैल्पी या डिफरेंस इन द एंथैल्पी, शुरुआत में किसी सिस्टम की कितनी एंथैल्पी थी और बाद में कितनी हो गई, दोनों का जो अंतर है उसको हम डेल एच बोलते हैं। ठीक है, ये डेल्टा साइन है जो आपको झोपड़ी जैसा या जो आपको ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। ठीक, द हीट लॉस्ट और एब्जॉर्ब्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये डेल एच क्या बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट लॉस्ट हुई मतलब या तो नुकसान हुआ, और एब्जॉर्ब्ड हुई मतलब हमारे पास आई। ठीक है, ये दोनों बताता है। अब ये हीट लॉस कब होगी और इसके पास कैसा साइन होगा, अगर डेल एच के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, भैया अब ये ध्यान रखिएगा, पैसे आएंगे तो प्लस साइन लगाएंगे हम, है ना। इसका मतलब हीट जो है वो, या जो एनर्जी जो है वो हमारे इस सिस्टम का पैसा है। पैसे आएगा तो हम प्लस लिखते हैं कि आज इतना पैसा आ गया, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब एनर्जी लूज होगी सिस्टम से तो इसका मतलब हम उस पर नेगेटिव साइन है, आज तो लॉस हो गया भाई, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, गिव ऑफ एनर्जी, यहां से एनर्जी जाएगी। तो जब जाती है तो उसको हम एक्सो बोलते हैं, बाहर निकलना। ठीक है, एग्जॉस्ट लेते ना घर में सब जगह आजकल, तो वो एक्सो वैसा। तो एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शन इसी को बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिससे कि एनर्जी बाहर निकलती है। समझ गए आगे बात? ठीक है, मतलब वहां पे हीट जो है एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे डेल एच के आगे हमेशा, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी। प्लस साइन कब लगाएंगे, जब हमको एनर्जी मिलेगी, जब घर में पैसा आएगा। तो जब घर में आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शन, मतलब हीट एब्जॉर्ब की गई किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो सिस्टम में एनर्जी आएगी तो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और सिस्टम से एनर्जी जाएगी तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। यही एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सा है। हीट का बाहर जाना एक्सर्गोनिक, हीट का अंदर आना या एनर्जी, हीट एनर्जी हम कुछ भी बोले, इसका अंदर आना एंडरगोनिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको ये चीज होगी। अब इसका कंसेप्ट हमको कहां अप्लाई, कैसे अप्लाई होगा, हमारी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, जैसे कि हमारे फोटोसिंथेसिस होना प्लांट में। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, सनलाइट, लाइट क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, और ये एनर्जी को कैसे हम यूज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक तरह की कैसी है, एंडरगोनिक रिएक्शन। हमने एनर्जी को इकट्ठा किया, किस फॉर्म में इकट्ठा किया, ग्लूकोज बनाया उससे, इस एनर्जी से। किसके साथ बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो पत्तियों में था, उसने सनलाइट की एनर्जी को यूज किया और ग्लूकोज बना दिया। तो ग्लूकोज जो है वो एक का बनना जो पत्तियों में, वो एक एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें नेट एनर्जी जो है वो अंदर आई है, टोटल एनर्जी अंदर आई। इसी का उल्टा लेते हैं हम कि ये ग्लूकोज जब हमने खा लिया, कोई हमने पत्ती या हमने कोई फूड मटेरियल खाया प्लांट से लेने वाला, और वो हमारी बॉडी में जाके क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी हम बोले। तो ये जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज टूटेगा हमारी बॉडी में, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, तो उसके द्वारा हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन। जब एनर्जी रिलीज हुई तो उसे हमने एक्सर्गोनिक या
एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला। और जब वो एनर्जी अंदर आई थी सनलाइट के द्वारा और कार्बोहाइड्रेट बनाई थी ग्लूकोज, तो उसे हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडरगोनिक रिएक्शन बोला था। इतना कंसेप्ट आपको याद रखना, यही है एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है उसमें ये एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शन जो हमने पढ़ी, इसका क्या यूज है। तो मैंने आपको जैसे शुरुआत में बोला था कि थोड़ा सा वीडियो जो है वो लेंदी हो सकता है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्शनल है ये, इसलिए, है ना। अब हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म होना, किसी भी चीज का मेटाबॉलिज्म होना, 50 बार यही बोलते हैं। हमारे सिलेबस में दिया है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है दो चीजों से मिली हुई रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म। एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब ये किसी चीज का टूटना। तो जितनी भी हम चीज पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में वो 90% कैटाबॉलिज्म है। कुछ ही हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ते हैं जो कि एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब बनना, फॉर्मेशन, सिंथेसिस होना। ठीक है, तो कोई चीज टूटेगी तो वो क्या करेगी? अगर एटीपी के बॉन्ड टूटेंगे तो वो एनर्जी देंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और कोई चीज बनेगी और अगर वो एनर्जी को यूज कर ले रही है तो वो एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म को समझना हमारे सेलुलर लेवल पे, या लीवर में हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता है चीजों का, वो टूट जाती हैं, उससे एनर्जी बनती है। हर सेल में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। तो ये जो टूटना और बनना जो हो रहा है हमारी बॉडी में, बहुत सारी चीजें बनती है, बाइल साल्ट्स बनते हैं हमारी बॉडी में, हार्मोन्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये जो बनने की चीजें हैं वो जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडरगोनिक रिएक्शंस होती हैं। और जो टूटने की चीजें हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक या एक्सरगोनिक रिएक्शंस होती हैं। इतना हमको ध्यान रखना है। यही कंसेप्ट एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शन जो हमारे सिलेबस की लाइन में लिखा हुआ है वो हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को समझने में काम आता है। तो ये पार्ट एंथैल्पी का ही था, इसलिए हमने इसको एंथैल्पी में ही लिया है। तो एंथैल्पी में हमने देखा कि अगर डेलेज की वैल्यू प्लस होती है तो रिएक्शन में एनर्जी आती है, बाहर से अंदर आएगी, और अगर माइनस होती है तो उस सिस्टम से उसका लॉस होगा, तो वो बाहर जाएगी। ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नया कंसेप्ट आता है एंट्रोपी। हमको ये तीन चीजों में रिलेशनशिप बनाना है, एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी। तो हमने एंथैल्पी हो गया, अब एंट्रोपी पे आ जाते हैं। एंट्रोपी को भी हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था कि ऐसी चीज जो कि मेजर करती है डिसऑर्डरनेस को, बिखराव को, रैंडमनेस को इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है, उसमें मोस्ट डिसऑर्डर। लिक्विड में थोड़े से कम बिखरे हुए होते हैं लेकिन फिर भी बिखराव होता है, तो हम उसको बोलते हैं लेस डिसऑर्डर। लेकिन सॉलिड में तो बहुत ही कम होते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है ना, और बिल्कुल एक तरीके से एक पर्टिकुलर शेप पर जमे रहते हैं। जैसे कि अभी हमने बर्फ का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कि बर्फ का सॉलिड जो है उसमें डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन वो जैसे पिघल के पानी होगा तो थोड़ा डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, और वो पानी भाप बन जाएगा तो और डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो यही एंट्रोपी है। अब एंट्रोपी को जो हम डिनोट करते हैं वो एस लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे हमने एंथैल्पी को डिनोट किया था एच से, और ठीक है वहां पे हमने डेल एच की वैल्यू देखी थी। डेल एच मतलब कि चेंज इन द एनर्जी। यहाँ पे भी हम जो है वो डेल एच, डेल एस की वैल्यू को देखेंगे। डेल मतलब कि बदलाव होना, क्या बदलाव हो रहा है। तो शुरुआत में उसकी एंट्रोपी कितनी थी और फाइनल लेवल पे उसकी एंट्रोपी कितनी हुई, दोनों का अंतर। तो हम आखिरी वाले पार्ट को शुरुआत से माइनस कर लेंगे तो हमको डिफरेंस आ जाएगा। अगर इसमें वैल्यू जो है वो ज्यादा डिसऑर्डर की होती है, मोस्ट डिसऑर्डर होता है, देन द रिएक्टेंट, तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट अगर ज्यादा डिसऑर्डर है देन द रिएक्टेंट, तो डेल एस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, प्लस होगी। अब यहाँ पे उल्टा है ना, एच की वैल्यू प्लस कब होती थी, जब उसमें एनर्जी आती थी, माइनस कब होगी, जब वो एनर्जी बाहर जाएगी। ठीक, एस की वैल्यू प्लस कब होगी, जब वो ज्यादा बिखरेगा और जब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा। माइनस कब होगी, जब वो कम बिखरेगा। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको माइनस प्लस समझा देता हूं। ज्यादा बिखरना, मोर डिसऑर्डर होना, मतलब कि बर्फ का पानी बनना। तो बर्फ का पानी बनना जो है वो प्लस डेल एच, डेल एस है। लेकिन पानी से बर्फ बनाना, उसको लेस डिसऑर्डर में कन्वर्ट करना, माइनस डेल एस है। और माइनस डेल एस जो है वो नॉर्मली होता नहीं है,
स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप होने वाली रिएक्शन नहीं। तो प्रोडक्ट जो है वो लेस डिसऑर्डर हो देन द रिएक्टेंट, तो हम उसको ऐसा बोले। तो प्रोडक्ट क्या था हमारा, बर्फ, ठीक है, वो लेस डिसऑर्डर है देन द रिएक्टेंट मतलब पानी से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल एस हो जाएगी। तो लिक्विड वाटर बिकम सॉलिड, ये एग्जांपल भी वही लिखा है। तो आंसर सीन द प्रोडक्ट इज लेस डिसऑर्डर, इसलिए डेल एस का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, और अगर ज्यादा डिसऑर्डर होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे कि पानी का भाप में बन जाना, बर्फ का पानी बन जाना, ये ज्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ा रहा है। हर प्रोडक्ट की डिसऑर्डरनेस, पहले बर्फ था तो कम डिसऑर्डरनेस थी, पानी बना तो ज्यादा हो गई, तो मतलब टोटल जो डिसऑर्डर है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम उसकी डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए, तो यहां से हमने दो कंसेप्ट पढ़ लिए, अब एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है। दोनों के साइन याद रखिएगा, सारा खेल साइन का ही है, प्लस किस में बोलते हैं, माइनस किस में बोलते हैं, है ना। मैंने जितना बताया याद रखिएगा कंसेप्ट। आगे आ जाते हैं हम। A measure that reflect the enthalpy, entropy and the temperature of the reaction is determined spontaneously, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी रिएक्शन या सिस्टम की एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी स्पॉन्टेनिसिटी कैसी है। उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिसिटी का मतलब ये कि वो कितनी इजीली अपने आप हो जाती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या बोलता है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो बहुत एक्यूरेट स्पॉन्टेनिसिटी को डिफाइन करता है। मतलब ये कि अगर हमको गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पता मिल जाए, उसकी ये कैसी है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हुई है या नॉन स्पॉन्टेनियसली हुई, अपने आप हुई है या कराई गई है। समझ में आ गई बात। तो हमको ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, और चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल जी से डिनोट करते हैं। तो ये हम देख रहे थे, चेंज इन द एंथैल्पी को हमने डेल एच से डिनोट किया था, चेंज इन द एंट्रोपी को हमने डेल एस से डिनोट किया था। अगर डेल जी की वैल्यू माइनस होती है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और अगर पॉजिटिव होती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। इससे हम क्या पता लगा रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं कि कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है या नहीं हो रही है, किसी भी सिस्टम में, यूनिवर्स में, सेल में, घर में, कहीं पे भी, ठीक। तो डेल जी की वैल्यू अगर माइनस होगी, ये साइन याद रखिएगा, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, प्लस होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल जी का फंक्शन क्या है, एंथैल्पी H इज अ मेजर ऑफ एंट्रोपी, मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड द टेम्परेचर, और एंट्रोपी क्या है, इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम या डिसऑर्डर। तो जब हम डेल जी को डिफाइन करते हैं तो हम इन दोनों के साथ करते हैं, क्योंकि ये टोटल स्पॉन्टेनिसिटी को डिटरमाइन करता है ना। सिर्फ एंट्रोपी से हम स्पॉन्टेनिसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो एक्यूरेट स्पॉन्टेनिसिटी नहीं देती। एक्यूरेट स्पॉन्टेनिसिटी को डिसाइड करने के लिए हमको गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत होती है ना। या आपने पढ़ा होगा जब आपने पढ़ा होगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, या फ्री एनर्जी कंसेप्ट क्या है, द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन, किसी भी एक रिएक्शन के लिए चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी वो क्वांटिटेटिव मेजर है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी एनर्जी अवेलेबल है किसी भी काम को करने के लिए। इट इज रिलेटेड टू द चेंज इन द एंथैल्पी एंड द चेंज इन द एंट्रोपी, और ये एक रिलेशनशिप शो करती है जिसको हम इस तरीके के रिएक्शन से बताते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। ये रिलेशनशिप है बिटवीन दी फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी का, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो फ्री एनर्जी क्या है या गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, दोनों का नाम आप कोई सा भी पूछे जाए आपको लिखना यही है, एक ही मतलब है ना। तो फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो कि अवेलेबल होती है किसी भी काम को करने के लिए, और इससे हम किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिसिटी को पता कर सकते हैं, ठीक। तो ये कंसेप्ट है भैया फ्री एनर्जी का जो हमने शुरुआत में लिखा था, ठीक है। तो लाइन बहुत बड़ी है लेकिन कंसेप्ट छोटा सा है। तो अब हम देख लेते हैं
कि डेल जी डेल एस के हम क्या क्या ले सकते हैं। तो डेल जी डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस, the above reaction is what used to calculate the free energy change in the given enthalpy entropy and change, है ना, ये तो हम बता ही चुके हैं। we will not do the calculation but only we do know the equation, हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए। अब कोई सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसिटी होगी तो उसके लिए दो फेवरेबल चीजें होना चाहिए। पहली ये कि उसकी लो एनर्जी होगी, दूसरी ये कि वो हाई स्पॉन्टेनियसिटी हाई डिसऑर्डर लिए हुए होगी। तो ये दो फेवरेबल चीजें हैं किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनियसिटी को, ये हम बोले कि अपने आप होने वाली रिएक्शन को, उसके लिए जरूरी ये दो चीजें हैं। एनर्जी कम क्यों होना चाहिए? तो हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी चीज जो है अपने आप को कम एनर्जी रख के स्थिर करना चाहता है। ठीक है, हमारे घर में भी हम देखते हैं कि बच्चों के में बहुत एनर्जी होती है, तो वो जब तक खेलते रहेंगे जब तक कि उनकी एनर्जी डाउन ना हो जाए। तो जब लो एनर्जी हो जाएगी तो वो एक जगह स्थिर हो जाएगा। और यूनिवर्स का ये सिस्टम है, कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, अगर उसमें एनर्जी ज्यादा होगी तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज करेगा। तो लोअर एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी को बताती है, और हाई डिसऑर्डरनेस जो है वो स्पॉन्टेनियसिटी को बताती है। तो कोई भी रिएक्शन जो है वो हमेशा इन दोनों चीजों को जब फेवर करती है तो वो स्पॉन्टेनियसिटी को फेवर करती है। सीधी सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों चीजें होंगी तो स्पॉन्टेनियसिटी होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, तो स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ डेल जी डिपेंड अपॉन दी अबव टू फैक्टर। तो इन दोनों चीजों पे फैक्टर पे डिपेंड करती है और इनके लिए अलग अलग हम कंडीशन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्पॉन्टेनियसिटी या अपने आप होने वाली रिएक्शन हमेशा लोअर एनर्जी को प्रमोट करती है, मतलब हमेशा माइनस डेल एच की वैल्यू को प्रमोट करेंगी होंगी, और हाई डिसऑर्डर मतलब कि प्लस डेल एच की वैल्यू को प्रमोट करेंगी। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम ये देख सकते हैं। अब हम कुछ 4 तरह के सिनेरियो देखेंगे। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि लोअर एनर्जी है, मतलब कि डेल एच की वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो ये फेवरेबल कंडीशन अभी हमने ऊपर इससे पहले वाली बात में बोला। और हाई डिसऑर्डर का प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, तो मतलब ये भी फेवरेबल कंडीशन। जब इस तरह की रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस ही होगी, और डेल जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो डेल जी की वैल्यू अभी मैंने आपको बोला था कि कभी याद रखना है कि जब नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस होगी, और जब पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसमें डेल जी की वैल्यू नेगेटिव ही होगी। आप चाहें तो ऊपर वाली रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में डेल एच की वैल्यू को माइनस रखिए, माइनस टी इंटू प्लस डेल एस कीजिए, टोटल वैल्यू जो डेल जी की है वो माइनस में ही आएगी। ठीक है, तो वो नेगेटिव वैल्यू जब डेल जी की आएगी तो वो इसका मतलब ये कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगले कंडीशन लेते हैं, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 ये है कि हम इसका उल्टा ले लें कि जो हाई एनर्जी लिए हुए हो और लो डिसऑर्डर लिए हुए हो। तो ये दोनों ही फेवरेबल कंडीशन नहीं है, हम ये दोनों ही नहीं चाहते थे। हम तो एनर्जी लो चाहते थे और डिसऑर्डर ज्यादा चाहते थे। तो इसका मतलब ये कि ये पॉजिटिव वैल्यू को दिखाएगा डेल जी, और इसका मतलब ये कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। अब जब तक हम उसकी एनर्जी को कम नहीं कर लेंगे, डिसऑर्डरनेस को बढ़ा नहीं लेंगे, तब तक वो रिएक्शन नहीं होगी, अपने आप स्पॉन्टेनियसली नहीं होगी। थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों ही जो है वो नेगेटिव साइन वाली चीज हो। तो एक पार्ट तो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा अगर लोअर एनर्जी है, और लो डिसऑर्डर तो हम चाहते नहीं थे, तो वो एक पार्ट जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली या नॉन स्पॉन्टेनियसली होगी, कैसे पता चलेगा? भैया एक में तो हमारे दोनों फेवरेबल थे तो वो स्पॉन्टेनियसली हो गया, एक में दोनों हमारे फेवरेबल नहीं थे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियसली हो गया। लेकिन अगर एक फेवरेबल हो और एक नहीं हो तो फिर, तो ऐसे केस में फिर जो हमने रिएक्शन में टी लिखा है माइनस टी इंटू डेल एस, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। और ये रिएक्शन जो है फिर हमको टेम्परेचर यहाँ पे बताएगा। अगर टेम्परेचर लो होगा ऐसे केस में जिसमें कि माइनस डेल एस है, तो वो फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, और अगर ज्यादा होगा तो वो नहीं होगी। ठीक, इसी का उल्टा ले ले। अब हम इसी का उल्टा ले लें कि दोनों वैल्यू प्लस हो तो ठीक है। तो भाई हमने एक वैल्यू देखी कि एक में ये फेवरेबल थी, एक में हमने देखा कि बिल्कुल उल्टा है, और दोनों में देखा कि एक अच्छा एक बुरा है, और यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कि फिर से एक अच्छा एक बुरा है। ठीक, अब यहाँ पे बुरी चीज कौन सी? हमारी हाई एनर्जी, ये हम नहीं चाहते, हम तो लो एनर्जी चाहते हैं, माइनस डेल एच चाहते हैं।
और हाई डिसऑर्डर हम चाहते हैं, तो एक वैल्यू अच्छी है, एक वैल्यू नहीं है। ठीक, तो इसमें भी फिर टेम्परेचर का रोल होगा। अब इसमें जब टेम्परेचर हाई होगा तब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। इसकी पहले वाली रिएक्शन में जब टेम्परेचर लो होता तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती। तो इसको हम एक तरीके से समराइज भी कर सकते हैं, द समरी ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी है। तो समरी ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी में हमने क्या बताया, ये पहली वाली दोनों रिएक्ट कंडीशन हमारी फेवरेबल है, इसलिए डेल जी जो है वो नेगेटिव होगा और ये सभी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होगी। अगर इसका उल्टा हो जाए कि डेल एच की वैल्यू प्लस हो जाए और डेल एस की वैल्यू माइनस हो जाए, तो ये दोनों हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये सभी टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। फिर एक में हो जाए कि एक हमारे लिए फेवरेबल हो, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है और ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो फिर ऐसे केस में जब टेम्परेचर लो होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और जब टेम्परेचर हाई होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। इसका उल्टा कि ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है और ये वाली चीज फेवरेबल है, तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो वो स्पॉन्टेनियसली होगी, अपने आप होगी, और जब लो टेम्परेचर होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियसली होगी। तो इस तरीके से हमने ये चार कंडीशन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो हमने जो हमारी शुरुआत में लाइन ली थी इस टॉपिक की, वो जितनी बड़ी थी उतना बड़ा कंसेप्ट इसमें नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूँ, ठीक, कि भैया ग्लूकोज जो है जब वो एटीपी लेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टोटल रिएक्शन की जो डेल जी वैल्यू है वो माइनस है, -16.7, 16.7। इसका मतलब क्या, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल जी की वैल्यू अगर माइनस होगी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को तोड़ लें तो ये दो रिएक्शन है, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन टोटल इसका जब हम निकालते हैं तो वो माइनस वैल्यू आती है, ये इसमें बताया गया है। ऐसी एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक रिएक्शन साथ में चलती जाती हैं हमारी बॉडी में। ये एंडरगोनिक रिएक्शन है क्योंकि डेल जी की वैल्यू प्लस है, एनर्जी अंदर आई। ये माइनस है मतलब कि एक्सरगोनिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी बाहर गई, इसमें बाहर गई, इसमें अंदर आई। ठीक है, तो इसका मतलब ये साइमल्टेनियसली चलने वाली दोनों रिएक्शन है जो कि एक साथ चलती जाती है हमारे, और इसी का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्लो रेट। ठीक है, आप इसको पूरा देखेंगे तो फ्री एनर्जी कपलिंग रिएक्शंस चलती हैं जिसमें कि एक एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक रिएक्शन आपस में कपल्ड रहती है, एक एनर्जी आएगी, इसलिए टोटल यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी, एक से बनेगी एक से टूटेगी, एक से बनेगी एक से टूटेगी, आपस में कपलिंग रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा है। ठीक, तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा जितना मैंने आपको समझाया। थोड़ा सा लंबा वीडियो था क्योंकि ये बहुत कंसेप्शनल चीजें थी। ठीक, आपको होपफुली मैं बहुत सिंपल वर्ड में कन्वर्ट कर, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।